लोगों को यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, ये बाइंग ज़्यादा हो रही है, सेलिंग ज़्यादा हो रही है। तो मैं आज इसको सिंप्लीफाइड वर्जन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे ओपन इंटरेस्ट को देखा जाए, साथ ही साथ ये लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप के जार्गन से हटकर कैसे आप सिंपली उसको स्टडी कर सकते हैं कि यार मेरे को बाजार क्या लग रहा है। तो आज हमारे साथ है सीए सुमित मुंगिया। इनके पास 25 से भी ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है और इन्होंने 200 से भी ज़्यादा आरएस को ट्रेन किया है और ये सेबी के पैनलिस्ट भी हैं। एज ए ट्रेडर अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस और एक्सपायरी डे की ट्रेडिंग सब कुछ कवर किया है। तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, इससे आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि कैसे आप ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हैं। आखिरी दिन सबसे ज्यादा लोगों को सस्ती ही ऑप्शंस प्रीमियम मिलती है, वो इससे या तो हीरो होगा या तो जीरो होगा। 99% पीपल आर बाइंग नियर एक्सपायर। अब 25,200 क्रॉस करना निफ्टी के लिए कठिन होता जाएगा। आपको कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जैसे ही मार्केट उस तरफ जाए आप अपना पैसा लेके बाहर आए। इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट, किसी काम का नहीं। तो सर ये थोड़ा आपने बहुत ही हैवी स्टेटमेंट बोला है। एक ऑप्शन बायर को, आई एम टॉकिंग अबाउट बायर, करेक्ट? एक ऑप्शन बायर को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए। हाय एवरीवन, आई नो आप सभी को हमारे पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ये डेटा मुझे बताता है आप में से कई सारे लोग हमारा पॉडकास्ट देखते तो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपके लिए सब्सक्राइब करना तो फ्री है, लेकिन हमारी चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम ग्रो कर पाएँ। एंड अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आई विल मेक श्योर कि आप जो भी कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें सजेशंस देंगे या फिर फीडबैक देंगे, वो हम इनकलकेट करने का ट्राई करेंगे या वो हम सभी गेस्ट को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इस चैनल को एंड चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो सर जब भी हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। करेक्ट। एंड उसमें ओआई को लेके सर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है बहुत सारे ट्रेडर्स को कि उसको रीड कैसे करें। करेक्ट। एंड अब तक मेरे ख्याल से हमारे सभी यूजर्स ने समझ लिया होगा कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है। एंड अगर किसी ने नहीं देखा है या नहीं समझा है तो उसके लिए वीडियोस हैं, आई बटन पे क्लिक करो और जाके वो वीडियोस देख लो। लेकिन आपने मुझे बोला था कि ये सब बकवास है। 100% बकवास है, कोई डाउट ही नहीं है। सबसे सिंपल बात लोगों को दिखाई जाती है कि यार अगर ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रही हैं तो लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और अगर वहीं एक टिक भी डाउन है कल की प्रीमियम से तो हम बोल देते नहीं, ये तो लॉन्ग बिल्डअप नहीं है। इट्स एब्सोल्युटली बुलशिट, किसी काम का नहीं है। तो सर ये थोड़ा आपने बहुत ही हैवी स्टेटमेंट बोला है, तो आपको मेरा बिलीव बर्स्ट करना पड़ेगा यहाँ पे या जी। हमारे ऑडियंस का करना पड़ेगा, Why क्योंकि हम तो नहीं मानेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देख लिया उसने, सॉफ्टवेयर ने, और प्रीमियम बढ़ती हुई देख ली, ठीक है। तो वो बोलता है लॉन्ग बिल्डअप है। हाँ, लॉन्ग बिल्डअप की यही डेफिनेशन है। लॉन्ग बिल्डअप की यही डेफिनेशन है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्रीमियम बढ़ रही है तो ये लॉन्ग बिल्डअप हाँ, प्राइस ऊपर, ओआई ऊपर, लॉन्ग है। बिल्डअप। लॉन्ग बिल्डअप। अगर हम आज का ही ये स्क्रीन देखते हैं, 25,000 की कॉल तक अगर आप देखोगे तो 25,000 की कॉल 3.5 रुपए से बढ़ी है कल के मुकाबले, आज 3.5 रुपीज बढ़ी ठीक है। है, करेक्ट। ओपन इंटरेस्ट आप देख रहे हैं 6,284 कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़े हैं। यू कैन सी द चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, राइट? 6284, करेक्ट। राइट? यहां तक लॉन्ग बिल्डअप है। जैसे 25,100 आप खोल के देखोगे, ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ा है, देयर आर 14,885 पीपल हु हैव बॉट, लेकिन प्राइसेस घटा है। तो अब यहाँ पे क्या शॉर्ट बिल्डअप हो गया? नहीं, यहाँ सेलर ज़्यादा आ गए। अब दिस इज एग्जैक्टली वेयर द कंफ्यूजन लाइज। लोगों को यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, ये बाइंग ज्यादा हो रही है, सेलिंग ज्यादा हो रही है। तो मैं आज इसको सिंप्लीफाइड वर्जन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कैसे ओपन इंटरेस्ट को देखा जाए, साथ ही साथ ये लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप के जार्गन से हटकर कैसे आप सिंपली उसको स्टडी कर सकते हैं कि यार मेरे को बाजार क्या लग रहा है। अल्टीमेटली द गोल इज टू अंडरस्टैंड मार्केट। सो फर्स्ट थिंग, हमें ओपन इंटरेस्ट का नेचुरल साइकिल समझना पड़ेगा। अब ये नेचुरल साइकिल क्या है, इसको ऐसे समझते हैं, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट। ये सन का नेचुरल साइकिल, बिल्कुल, राइट? ओपन इंटरेस्ट का नेचुरल साइकिल क्या है? तो ओपन इंटरेस्ट, 1 मिनट के लिए हम सामने निफ्टी की स्क्रीन लेके बैठे हैं और निफ्टी की स्क्रीन पे हमारा जो एक्सपायरी अभी लगा हुआ है वो 16 सितंबर, ठीक है, राइट? 16 सितंबर का 25,000, चूंकि हमारा 25,005 पे क्लोजिंग हुई है तो 25,000 एटीएम है। 1,31,329 पीपल, राइट, आर देयर इन कॉल, राइट? अगर मैं अगली एक्सपायरी का खोलना चाहूं, वीकली एक्सपायरी है, आई कैन ओपन नेक्स्ट एक्सपायरी, आपको लगता है वहां पे 1,61,000 लोग होंगे कॉल पे?
नहीं हो कितने होंगे, मेक अ गेस? 60,000 के आसपास 60,000 के आसपास, राइट? सो लेट्स गो एंड चेक, राइट? लेट्स गो टू 23rd September, लेट्स ओपन 25,000 अगेन, राइट? व्हाट इज द नंबर? 15,000 के आसपास 15,000 के आसपास, 15,600 यस। एंड इफ यू लुक एट द टोटल, अपन टोटल देखने जाते हैं कॉल में, 1,31,000 जो वहां केवल एक स्ट्राइक पे एक स्ट्राइक प्राइस पे सिर्फ एटीएम पे। तो ये नेचुरल साइकिल है। किसका नेचुरल साइकिल है? ये ओपन इंटरेस्ट का नेचुरल साइकिल। ये नेचुरल साइकिल ऐसा क्यों है? तो अपन हमारी बात करते हैं, कोई भी चीज थ्योरेटिकल नहीं है, कोई भी चीज यहाँ पे बनी हुई नहीं है, ये सब हम ही हैं जो इस मार्केट को चला रहे हैं, ठीक है? तो अगर आज मैं आपसे एक ऑप्शन खरीदने बोलूंगा, टुडे इज 11th, आप ट्रेड करना चाहते हो निफ्टी में, तो आप कौन सा ऑप्शन खरीदोगे? 16 सितंबर का कि 23 सितंबर का? सर मतलब ये तो बहुत ही वैसा सबका अपना अपना ट्रेड स्टाइल 99% people are buying near expiry, and हाँ। that is why the natural cycle says कि आप जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी उसमें OI जो है वो बढ़ता जाएगा। यस और नो? मतलब ये तो डेटा ही कह रहा है। ये तो डेटा ही कह रहा है। तो अगर एक्सपायरी वाले दिन, हम सब ने नोट किया, एक्सपायरी वाले दिन सबसे ज्यादा OI बढ़ता है, यस, तो लॉन्ग बिल्डअप हो गया सारा, सारा शॉर्ट बिल्डअप हो गया एक साथ। जस्ट मनी इज फ्लोइंग इन, दैट्स ऑल यू शुड टेक आउट। आज मैसेज क्या लेना चाहिए? लोगों का पैसा अंदर आ रहा है। सबसे ज्यादा प्लेस कब कर रहे हैं लोग अपना पैसा, कब बैठ कर प्लेस कर रहे हैं? आखिरी दिन 16 सितंबर वाले दिन आपको सबसे ज्यादा चेंज इन OI देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट? ठीक है। यस। तो वो क्यों देखने के लिए मिलेगा? क्योंकि आखिरी दिन सबसे ज्यादा लोगों को सस्ती सस्ती ऑप्शंस प्रीमियम मिलती है, वो इससे या तो हीरो होगा या तो जीरो होगा। बिल्कुल। उस चक्कर में वो क्या करते जा रहे हैं? वो पैसा लगाते जा रहे हैं। तो हमें अभी सिर्फ उसको इतने दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये तो सिर्फ पैसा लग रहा है, और जैसे ही 16 सितंबर नजदीक आता जाएगा आपको 23rd सितंबर का भी OI बिल्डअप होता हुआ दिखना चाहिए, यस। और जैसे ही 16 सितंबर का लास्ट डे आया, 17 सितंबर से क्या होगा? 23 में बढ़ता है। 23 में बढ़ जाएगा। वाई? क्योंकि दैट इज द नेचुरल साइकिल ऑफ OI। बट सर हम जब भी ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं या OI पढ़ते हैं, तो अब हम सेलर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, यस, और फिर समझते हैं डेटा को, करेक्ट। एंड अगर जब हम देखते हैं कि फिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो अब हम उसे लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं। करेक्ट। मतलब क्योंकि इसमें मतलब लॉन्ग्स बढ़ रहे हैं। हाँ, लॉन्ग बढ़ रहे हैं, बट अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि एवरी ओपन इंटरेस्ट इज अ जीरो सम गेम। तो खाली ये बोलना कि मैं सेलर के दृष्टिकोण से देख रहा हूँ, तो खाली एक पर्सपेक्टिव हुआ, वरना OI तो दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन है। यस, OI ये मैसेज ही नहीं दे रहा कि बायर कौन है, सेलर कौन है, बायर एग्रेसिव है, सेलर एग्रेसिव है। OI तो सिर्फ ऐसा बोल रहा है कि पैसा लग रहा है, किसका मुझे नहीं पता, या यूं कहा जाए दोनों का। अब एग्रेसिव कौन है उसके बेसिस पे हम देखेंगे प्राइसेस को। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब जब आम आदमी का आप ट्रेड देखोगे तो वो हमेशा ये करता हुआ दिखेगा कि जैसे जैसे ऑप्शन की प्रीमियम कम होती जाती है वो और ज्यादा पैसे लगाता चला जाता है। ओके। और जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप हो जाता है, उस प्राइस को क्रॉस करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको बढ़ता हुआ OI दिख रहा है, साथ में आपको दिख रहा है घटता हुआ प्रीमियम, तो ये हमारे लिए रेड सिग्नल है। ये एक ऑप्शन सेलर के लिए ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, उसको यहाँ पे पैसा लगा देना चाहिए, उसको ये ऑप्शन बेचने के बारे में सोचना चाहिए। यस। अब अगर ये ऑप्शन सेलर की डेफिनेशन है तो ऑप्शन बायर की क्या होनी चाहिए? खरीदना कौन से वाले ऑप्शंस को चाहिए जिसमें ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा हो, बढ़ने की बजाय कम हो रहा हो, और प्राइस बढ़ रहा है, और प्राइजेस बढ़ रहे हो। अगर इतना सा सिंपल सा फॉर्मूला क्रैक कर लिया। अब ऐसा कब होगा? जब इंसान जिसने पहले से ऑप्शन खरीदा हुआ है वो प्रॉफिट में है और वो इस ऑप्शन से निकल रहा है। अब आप याद से समझिएगा, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? उनका एक्सपीरियंस बोलता है कि भाई मैंने 20 रुपए में खरीदा था, 60 का हो गया या 40 का हो गया, मैंने तुरंत बेच दिया, उसके बाद वो 200 का हो गया। तो उसके बाद 200 का क्यों हो रहा है? क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डाउन हो गया और प्रीमियम अभी भी ऊपर जा रही है। आप जल्दी में एग्जिट हो गए क्योंकि आपका पेट भर गया। बट सर कई बार जो जिनने एक्चुअली सेल किया होता है उनके स्टॉप लॉसेस भी लगे होते हैं। यस। तो वो भी तो हिट होते हैं। यस। और मैं आपको जो बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए, एक ट्रेडर के, एक बायर की जर्नी से चलोगे आपको एकदम क्लियर व्यू दिखाई देगा। मैं फिर से बोलता हूँ, सपोज करते हैं मैंने 24,800 की कॉल खरीदी हुई थी, सपोज मैंने 70 रुपए में खरीदी थी, जो बढ़ के अचानक से 120, 130 रुपए, 140 रुपए हो गई।
अभी किसी भी ऑप्शन बायर से आप पूछोगे उसका पैसा डबल हो गया, उसको हमेशा अच्छा लग रहा है, वो हमेशा प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच रहा है, राइट? वो यहाँ पे सोचता है कि यार 140 हो गया, चल एक काम करता हूँ, बेचता हूँ और बाहर हो जाता हूँ। अब जब वो बेच के बाहर हो गया, उसके बाद वो 140 वाली कॉल बढ़ के हो गई 170, 80, 200, 210, 220। अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? क्या ये हाथ फोल्ड करके घर चला जाता है? नहीं सर। क्या ये बोलता है भाई आज तो मजा आ गया, पैसा डबल हो गया, चलो पार्टी करते हैं? नहीं। नहीं। अब ये क्या करता है? फोमो सर, रवि मेरा तो मेरे को लग रहा है और वो माथा पकड़ के बैठ जाता है कि भाई मैं तो 210 हो सकते थे, मैं तो 140 में ही बाहर हो गया, पैसा मेरा 3 गुना हो सकता था, मैं तो डबल करके ही बाहर हो गया। अब वो ये करता है कि वो और फिर से मार्केट में एंटर करने की कोशिश करता है, फिर से कॉल साइड। लेकिन वो कॉल जो उसने 70 में खरीदी थी, 140 में बेच दी, अब तो वो 210 की है, वो तो उसकी अफोर्ड के बाहर हो गई। ठीक है। अब क्या करूं? तो सर फिर एक कदम ऊपर जाऊंगा मैं। आउट ऑफ मनी जाऊंगा। बिल्कुल। आउट ऑफ मनी में लोगों का ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप होना शुरू हो गया। जो लोग यहां से निकले वो कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जाएंगे वो सर। मार्केट छोड़ के नहीं जा रहे, वो आउट ऑफ मनी वाले ऑप्शंस को बाय कर रहे हैं, जिसके कारण से नया रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। और वहां को मार्केट अगर क्रॉस नहीं कर पाएगा तो वो सबका पैसा वापस मार्केट ले जाएगा। और आप ये बात हमेशा नोट कर सकते हैं, ऑप्शन चेन में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एनालाइज करेंगे तो क्लियरली दिखाई देगा कि जैसे जैसे इन द मनी का ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है, आउट ऑफ मनी का बढ़ता जा रहा है, आपकी आंखों के सामने। फिर से चेक कीजिए, इन द मनी का ओपन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, लोग उसमें से बाहर होते जा रहे हैं, तो वो मार्केट छोड़ के नहीं जा रहे, वो नया पैसा आगे जाके फिर से लगा देते, तो जो मार्केट से कमाया था वो वापस मार्केट को अर्पण कर दिया। सो ऑप्शन चेन एनालिसिस मल्टीपल लेवल्स पे आपको इंडिकेट कर रहा है कहाँ से लोग एग्जिट कर रहे हैं, कहाँ पे लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो अगर आप किसी ऑप्शन को बाय कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि कोई आउट ऑफ मनी ऑप्शन पे बहुत ज्यादा बिल्डअप होने लग गया है, इट इज अ रेड सिग्नल फॉर यू। आपको समझना पड़ेगा कि यार इस लेवल को क्रॉस करना जो है मार्केट के लिए डिफिकल्ट है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। आपने 25,800 की कॉल से निकले, लेकिन 25,200 की कॉल में और लोग आने लग गए। अब 25,200 क्रॉस करना निफ्टी के लिए कठिन होता जाएगा। आपको कोशिश करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जैसे ही मार्केट उस तरफ जाए आप अपना पैसा लेके बाहर आ जाए। बिल्कुल। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू अगर आप रिटेल की साइकोलॉजी को समझते हैं तो आपको पूरा मार्केट क्लियरली दिखाई दे लगेगा। हम सभी जानते हैं सर, 100 में से 100 लोग जानते हैं कि यार आउट ऑफ मनी जितने भी ऑप्शन है वो सब जीरो हो जाते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शंस जो है ये सिर्फ टाइम वैल्यू से बने, इसमें और तो कुछ है ही नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, राइट? जब इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ है ही नहीं तो एक चिप्स का पैकेट इमेजिन करते हैं। एक चिप्स का पैकेट हम क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उसमें चिप्स, राइट? और हम जैसे ही फाड़ते हैं उसमें ऊपर ऊपर हवा होती है। तो हमारा जो इन द मनी वाले जितने भी ऑप्शंस हैं, मतलब 24,800, 900, इन सब में चिप्स और हवा दोनों है। 25,100, 200, 300, 400, इन सब की कॉल में चिप्स है ही नहीं, सिर्फ हवा ही हवा है। और बायर उसको इस उम्मीद में बाय कर रहा है कि मेरे को इसका भाव बढ़ जाएगा। एक ऑप्शन बायर की नजर से बात करें क्लियरली, सिर्फ मैं 25,200 की कॉल 34 रुपीज में खरीद रहा हूँ, मैं एक्सपायरी इमेजिन कर रहा हूँ कि एक्सपायरी कहाँ होगी? नहीं, मेरी थॉट प्रोसेस तो इतनी है 35 रुपए की चीज 50 की हो जाए मैं बेच दूंगा। मैं इससे ज्यादा सोच रहा हूँ? नहीं। कॉल सेलर क्या सोच रहा है? कॉल सेलर तो सर बोल रहे वहीं पे रह जाए या 25,235 रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट है सर। किसका? कॉल बायर का भी और कॉल सेलर का भी, दोनों का ब्रेक इवन पॉइंट कॉमन है। 25,235 रुपए का ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब अगर एक्सपायरी 25,235 के ऊपर नहीं होगी तो कॉल बायर तो मुनाफा नहीं कमा सकता, एक्सपायरी की बात कर रहा हूं, राइट? और अभी बाजार चल रहा है 25,000, तो कॉल सेलर तो बाय डिफॉल्ट 250 रुपए ऊपर से बेरिश है सर। 250 रुपए का ट्रेड मिल जाए तो इंसान को इससे बढ़िया लगता क्या है निफ्टी में? बिल्कुल। तो ये मार्केट जो है ये बाय डिफॉल्ट इंक्लाइंड है, फेवर करता है ऑप्शन सेलर्स को। वाटरफॉल देखा है हम सबने, राइट? तो ये वाटरफॉल झरने में आप हमेशा नोट करोगे कि पानी जो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। ये ग्रेविटी है और ये ऐसा ही होगा। आपको पानी यहाँ से ऊपर उड़ता हुआ देखना है तो इंडिया में तो नहीं हो रहा है, राइट? सर एक महाराष्ट्र में जगह है, मतलब एक फेमस जगह है, लेकिन ठीक है, अच्छा, सो वंडरफुल, दैट्स अ गुड आइडिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जैसा ग्रेविटी का एक्शन है उसके कारण से पानी हमेशा नीचे ही गिरेगा, एग्जैक्टली वैसा ही टाइम वैल्यू का काम है। हर दिन के बीतने के साथ जो टाइम वैल्यू है वो लगातार कम होती जाएगी, जो कि हर हालत में ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में काम करी, भले वो कॉल का बायर हो या पुट का बायर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वो थीटा डीके वाला कर, थीटा डीके वाला कर।
और थीटा डीके में भी आप एक चीज नोट कीजिएगा, मेरे ऑप्शन बायर्स वाले जितने भी दोस्त हैं उन सबके लिए खास तौर से बोल रहा हूँ, थीटा का भी एक स्पेसिफिक नेचर है। मैं कई बार इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपके माध्यम से और क्लियरली समझ में आए कि जैसे ये हमारा 34 रुपए का कॉल है, 25,200 का 34 रुपए का कॉल है, ठीक है, इसको राउंड अप में 30 रुपया मान लेते हैं, या लेट्स कीप 34। अब 7 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, ठीक है। आज 11 तारीख है, 5 दिन बचे हैं एक्सपायरी में, तो हर दिन 7 रुपए से कम होगी क्या इसकी वैल्यू? पहले एक दिन बीतने से एक दिन 1 रुपया 2 रुपया कम होगा, जैसे जैसे हाँ। दिन नजदीक आते जाएंगे गलने की स्पीड बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन बायर के लिए सबसे रिस्की बाइंग कौन से दिन है? लास्ट वाले जो लास्ट वाले दिन। और अब आप नोट करो वो सबसे ज्यादा बाइंग कब करता है? सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक्सपायरी वाले दिन। सही बात है। तो ये कितना डेंजरस है उसके लिए, क्योंकि उसने उस बात को नोट ही नहीं किया कि गलने की स्पीड सबसे ज्यादा कब है? आखिरी दिन। और उसी दिन मैं सबसे ज्यादा बाइंग कर रहा हूं। तो अगर एक जेन्युइन बायर है तो उसको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मेरे को थीटा डीके सबसे कम हर्ट करे। वो कैसे होगा? आप एक्सपायरी से जितना दूर प्रिडिक्शन सही कर लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए आसान होगा, आपके लिए थीटा आपको नुकसान नहीं पहुंचा। तो सर अब तक आपने सारे दुखों की बात करी है। एक तो आपने पहले बोला 34 रुपए ही है हमारे पास, तो मतलब हम एटीएम वाला भी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो सेलिंग तो दूर दूर तक ऑप्शन नहीं है, सीधी बात है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे उपाय है क्या? मतलब आपने चलो एक ये बता दिया कि एटलीस्ट वहीं पे जाओ जहां पर ओआई घट रहा हो, प्राइस बढ़ रहा हो, Yes. एटलीस्ट ऐसे स्ट्राइक सिलेक्ट करो कि जहाँ पे उम्मीद ज्यादा है तुम्हारा पैसा कमाने की। yes. और लेकिन हमने वो भी देखा, वो इन द मनी वाली इन द मनी वाली साइड ज्यादा मिलेगा। आपने एकदम 100% सही एनालाइज किया, वो हमेशा इन द मनी वाली साइड पहले मिलता है। ठीक है। Yes. तो अब सर करे क्या? अब सॉल्यूशन तो दीजिए कि मतलब आगे सच्चा एग्जांपल तो सच्ची बात Trade बताऊं कैसे एकदम करें? 100% हम्म, कि एक ऑप्शन बायर को, आई एम टॉकिंग अबाउट बायर, करेक्ट, हम्म, एक ऑप्शन बायर को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए छोड़ देना और चाहिए। उसको एनालिसिस शुरू करना चाहिए। अब इन दोनों बातों में गैप क्या है? प्लान्स के बारे में बहुत लोग बात करते हैं। प्लान्स। यस, कि मेरा ऐसा प्लान है, मैं ये ऐसे करने वाला हूँ, मैं ऐसा करूंगा, हाँ सर। इतने करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आऊंगा, मैं ऐसा कंटेंट क्रिएशन शुरू करूंगा, वॉट एवर, राइट, मैं इतनी अच्छी ट्रेडिंग करूंगा। प्लान्स के बारे में बहुत लोग बात करते हैं। एग्जीक्यूशन के बारे में, एग्जीक्यूशन बहुत ही कम बहुत। और होता है एग्जीक्यूशन किसी वाला भी चीज बात का, नहीं करते, वो कर ही देता वो है। कर देता है। अब हमारे जो ट्रेडर्स लोग हैं ना, ये उल्टा कर रहे हैं। ओके। ये एग्जीक्यूट 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 कर रहे हैं और एनालिसिस के टाइम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब ऊपर जा रहा है, 35 का कॉल खरीद लो, अच्छा 18 का हो गया, फिर से खरीद लो। प्लानिंग का है, वो पार्ट तो गायब है। कर क्या रहे? ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। सो इफ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल, सच में पैसा कमाना है, तो कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग बंद, एनालिसिस चालू। ओके। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि सबसे पहले कुछ 4-5 नियम बनाना है। नियम नंबर 1, अगर आप खाली इंडेक्स ट्रेड करते हैं, ओनली इंडेक्स ट्रेड करते हैं, तो हमेशा ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि एक्सपायरी का नेक्स्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। क्योंकि उस दिन ओआई का बिल्डअप सबसे कम मिलेगा आपको, नेचुरल साइकिल ऑफ ओआई, ठीक है। राइट। आज 16 तारीख को एक्सपायरी है, 17 तारीख को नया 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 लोग एंटर कर ही रहे होंगे, तो आपको मूवमेंट हमेशा देखने के लिए मिलेगा। अब रूल नंबर 1, हमारे जितने ऑप्शन ट्रेडर है उनको ढूंढने की कोशिश करना है कि अगर ऑप्शन की एक्सपायरी ऐसी हुई है, कॉल में इतना ओआई था, पुट में इतना ओआई था, तो नेक्स्ट डे मूवमेंट कैसा आया। तो एनालिसिस नंबर 1, एक्सपायरी के नेक्स्ट डे का एनालिसिस करना है। ठीक है। मतलब अगर आप निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो वेडनेसडे का एनालिसिस करना है, और सेंसेक्स को ट्रेड करते हैं तो फ्राइडे का एनालिसिस करना है। ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2, अगर आपको एक्सपायरी ट्रेड करना पसंद है, नहीं भाई मैं तो सब जान लिया, थीटा डीके भी मत जान लिया, ये भी जान लिया, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन ही सबसे सस्ती मिलती है और मेरे को तो वो ही ट्रेड करना है। हाँ सर, मतलब वो जो किक वाली हाँ, बात किक होती है। मिलती है, हीरो जीरो ही करना है। हीरो जीरो करना मेरी नज़र से गलत नहीं है, मैं एकदम क्लियर बोल देता हूँ। ऑप्शन बाइंग में गलत नहीं बोल रहा हूँ कि यार ऑप्शन बायर सब गधे हैं, उनको करना नहीं आता, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ एवरी डे इज नॉट फॉर ऑप्शन बायर्स। करेक्ट। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम जब ऑप्शन बाय के रूप में मार्केट में आते हैं तो हम हर दिन एक ट्रेड करना चाहते हैं, हमें लगता है ट्रेड करने से ही पैसा बने, ठीक है। जो कि सही नियम नहीं है। हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जिस दिन मेरा पूरा सेटअप बैठेगा मैं सिर्फ उसी दिन ट्रेड करूंगा, नहीं तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है। बट सर आपको ये नहीं लगता कि आज के टाइम में इतने YouTube वीडियो अवेलेबल हैं, सबने ये बता दिया है कि स्ट्रैटेजी सेटअप सही से फॉलो करो,
माना कि बहुत लोग नहीं कर पाते, वो एक अलग ही बात है, जी। बट लेकिन यहाँ पर अभी वो बहुत ज्यादा वो है ना कि यार ये भी कोई पॉडकास्ट देख रहा है, वो हाथ जला के आया है अभी, बिल्कुल ठीक बात है या ये एक्सपेरिमेंट वो भी पैसा गवा के बैठा होगा। जी। आपने मेरे हिसाब से कम 50-100 क्रिएटर से बात कर ली सर आज तक। हाँ सर, ठीक है। हर क्रिएटर आपको एक अपनी भाषा में एक बात बताता है। बिल्कुल। हर क्रिएटर का अपना एक अलग एनालिसिस है, अपना एक अलग दृष्टिकोण है इस चीज को देखने का। मैं उसका एक कारण बताऊं आपको। बताइए। 2 दोस्त हैं, दोनों एक गरीब परिवार से आते हैं, मान लेते हैं कि दोनों मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गरीब परिवार से नहीं आते हैं, और दोनों 20,000-25,000 रुपए मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। दोनों ऑप्शंस बायर ही करना है, दोनों ने डिसाइड हाँ। किया कि हम तो ऑप्शन बाइंग ही करेंगे, इससे ही पैसा कमाएंगे। लेकिन एक जो व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल अजय का नेचर ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा जल्दी घबरा जाता है, कोई भी चीज बुरी हुई फट से घबरा जाता है, डरपोक व्यक्ति। दूसरा उसका भाई है विजय, दोस्त है विजय। विजय जो है वो एकदम केयरलेस, मैं दूसरा भी नेगेटिव एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ केयरलेस व्यक्ति। ठीक है यार, ठीक है, जो होगा देखेंगे। 1 मिनट सोच के बताइए, दोनों में से कौन ज्यादा, आपके हिसाब से दोनों में से किसकी प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? सर मतलब अगर ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं दोनों तो लग ऑप्शन रहा है- ट्रेड कर रहे हो, दोनों 20,000 रुपए लेके आए हैं, दोनों का इससे पहले कोई एक्सपोजर नहीं है, और एक व्यक्ति का नेचर ये है कि वो थोड़ा डरपोक है, दूसरे व्यक्ति का नेचर वो केयरलेस है, दोनों ही नेगेटिव ट्रेड्स है। आप बताइए कौन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है दोनों में से किसी एक की? प्रोबेबिलिटी तो सर केयरलेस वाले की ज्यादा है। केयरलेस वाले की ज्यादा है। क्यों? डरपोक व्यक्ति हर छोटे लॉस में बाहर हो जाएगा, बिल्कुल। और केयरलेस व्यक्ति बड़े प्रॉफिट में भी बैठा हुआ है, बड़े लॉस में में भी बैठा हुआ है। अब आपको इन दोनों को इंस्ट्रक्ट करना है, दोनों को बताना है। आप चाहते हो कि दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स पे खड़े हुए हैं, इनको बीच में कहीं लाके बैलेंस करें, क्योंकि एक बैलेंस्ड व्यक्ति ही पैसा कमा रहा है, ये बात तो क्लियर है। सही बात। ठीक, तो आप एक डरपोक व्यक्ति को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? कि पहले मत एग्जिट कर, जब स्टॉप लॉस आए तभी एग्जिट कर। आप बोलोगे एक काम कर, 4-5 रूल बना ले, ये 5 रूल्स को स्टिक करना, या तो टारगेट पे एग्जिट होगा या तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट होगा, बीच में मत घबराना। हाँ, आपका इंस्ट्रक्शन क्लियर है, एकदम राइट? अभी जो व्यक्ति एकदम केयरलेस है, जो कुछ भी उठा के करने होल्ड कर रहा है, इसको क्या इंस्ट्रक्शन दोगे? उसको तो नियम बना, नियम में आ थोड़ा उसको बोलेंगे बेटा इतनी इतनी देर हाँ। नहीं रुकते हैं, जल्दी बाहर होते हैं, राइट? तूने ट्रेड अच्छा कर लिया, प्रॉफिट आ रहा है, निकल क्यों नहीं रहा है, बिल्कुल, राइट? तो दोनों के लिए जो नियम है अलग अलग है। पैसा वही, ट्रेडिंग स्टाइल वही, चीजें वही, लेकिन मेरा नेचर अलग होने से मेरा स्टॉक सिलेक्शन अलग है। आप मुझे अलग तरीके से मेंटरशिप दोगे। तो जितने भी लोग आपके पास आए, उन सब अपने अपने नेचर से, अपने अपने फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, जिस जगह से वो उठ के आए, उसके बेसिस पे उन्होंने अपना रूल बनाया। मेरा एक रूल है, मैं आपको फोटोकॉपी करके दे दूं, आप सफल नहीं हो सकते। करेक्ट। तो आपको सफल अगर होना है, मेरे व्यूअर्स को अगर सफल होना है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको उनके लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है, जैसे आपने बोली कि यार कौन सी स्ट्रेटेजी। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हमने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, 4 दिन उसमें हमने 700, 800, 900, 1000 रुपए कमाए, 5वें दिन 5,000 रुपए लग गए। ठीक है। 6th डे क्या होगा? बंद। नई स्ट्रेटेजी ढूंढो, नया strategy। यूट्यूब ढूंढो, काम नहीं करती। काम नहीं करती। जबकि लाइव पीएनएल दिखाओ। वेरीफाइड पीएनएल दिखाओ। जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मैंने क्या गलती करी, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें। कई बार ऐसा भी होगा कि आपने कोई गलती नहीं करी, आपने अपने सारे रूल्स फॉलो करे, लेकिन ट्रेड एग्जीक्यूशन में नहीं हो पाया, मार्केट अपोजिट चल गया। मार्केट हमेशा कोई एक रिटर्न नियम से तो चल नहीं रहा है। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला ये, आपने एक नियम बना लिया, उस नियम को फॉलो करो और कोशिश करो उसी पे बिल्ड ऑन करो। जितनी ज्यादा आप स्ट्रेटेजी शिफ्ट करोगे, उतना कम सक्सेसफुल होने के आपके चांसेस है। हमारे कोई भी देश के, दुनिया के बड़े सेलिब्रेटेड व्यक्ति का आप नाम लीजिए। क्रिकेट में बात करेंगे तो विराट कोहली बोल सकते हैं, फुटबॉल में बात करेंगे तो रोनाल्डो बोल सकते हैं। इन लोगों ने कितने प्रोफेशन चेंज किए अपने? नहीं सर, नहीं किए। बचपन से वही कर रहे हैं। एक चीज कर रहे हैं, उस पे स्टिक है, उसमें अपनी स्टाइल मॉडिफाई जरूर करिए डिपेंडिंग ऑन कि उनको क्या कमी लग रही है। तो आप आरएसआई बेस्ड बाइंग करते हैं, आरएसआई बेस्ड बाइंग करिए, कोई गलत बात नहीं। आरएसआई भी एक समझदार व्यक्ति ने इंडिकेटर बनाया, कोई गलत बात नहीं, राइट? आप 70 के ऊपर बेचना पसंद करते हैं, कोई बात नहीं, 70 के ऊपर बेचना शुरू कीजिए। मैं 70 के ऊपर भी बाइंग करता हूँ बाय द वे, ठीक है? सो अगर आपने एक नियम बना लिया और आपने उसको सिर्फ एनालाइज करना शुरू किया कि यार मैं जब भी ये ट्रेड करता हूँ तो मेरे साथ क्या होता है, आप हमेशा उसमें ज्यादातर केसेस में फायदे में रहेंगे। मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो इक्विटी में, सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करते हैं। अब उन्होंने एक शेयर पसंद कर लिया कि यार मैंने ये शेयर पसंद कर लिया, ये शेयर जो है 500 रुपए का है, मुझे लगता है ये शेयर आने वाले 3 महीने में 700 रुपए का या 800 रुपए का हो जाएगा और साल भर में 1000 का हो जाएगा।
अगर वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कभी भी आम बंदा क्या करेगा? आम बंदा ये करेगा कि यार मेरा तो मौका छूट जाएगा, 500 के 700 होने वाले हैं, क्या कर लो 10 लाख को ही लगा दो। थोड़ा एग्रेसिव बंदा होगा तो बोलेगा भाई एमटीएफ पे ले लेता हूँ, थोड़ा लोन पे ले लेता हूँ, मार्जिन फंडिंग करके और बड़ा पोजीशन बना लेता हूँ। बिल्कुल। ये जो मेरे मित्र हैं अल्ट्रा सक्सेसफुल हैं, पिछले 20-22 सालों से बाजार में हैं, करते ही हैं कि 2 लाख रुपए लगाते हैं। 10 लाख रुपए जेब में होने के बाद 2 लाख रुपए लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है मेरे खरीदने के बाद बाजार नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। बट सर इसमें वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो मिस नहीं हो जाता ऐसा कि पैसा तो कमा रहा है। अपने तो बंदे पैसे ही नहीं कमा रहे सर। पहले वो भी तो समझो कि ठीक है, अगर उसने अपने पूरे जीवन में 2 लाख रुपए लगाए, थोड़ा नीचे आया, सपोज करें और 50,000 और लाख रुपए लगाए, थोड़ा नीचे आया और लाख रुपए लगाए। अब ऐसा हो गया कि उसके 6 लाख रुपए लग गए लेकिन बाजार वापस ऊपर आना शुरू हो गया, तो वो तो प्रॉफिट में है ना। अल्टीमेटली तो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है ना। और मार्केट तो रिटर्न कितना भी बढ़ा दे सकता है, आपको होल्ड करते आना चाहिए। तो जैसे आप इक्विटी मार्केट के लिए एकदम सिंपल रूल है, आपको क्या करना पड़ेगा सर, उसको पूरी तरीके से घेरना पड़ेगा। किसको? स्टॉक को। इमेजिन आप किसी से फाइट में आ गए, आपने सोचा इसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता हूँ, एक पंच मार देता हूँ, सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम। आपको पूरा अटैक प्लान करना पड़ेगा। खाली एक थप्पड़ से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा। 90% लोग जो आज मार्केट में लॉस कर रहे हैं वो मार्केट से नहीं हार रहे, वो अपने पैसे की प्लानिंग से हार रहे हैं। उनने पूरा पैसा एक साथ लगा दिया, जबकि उनको उसको स्टैगर्ड वे में लगाना चाहिए, तो स्टैगर्ड ही एग्जिट करना चाहिए था। मेरे जितने भी ऑप्शन बाइंग करते लोग, क्या करना है, उन्होंने बोला यार 35 में खरीद लो, 70 में बेच दो, 50 में बेच दो। स्टैगर्ड तो कुछ है ही नहीं। मतलब मैं तो कमेंट कर रहा हूँ कि मैंने खरीद लिया, यहाँ से तो सिर्फ ऊपर ही जाएगा। तो आपने पीछे के लिए तो कुछ प्लान रखा ही नहीं कि अगर उल्टा हो गया तो उल्टा हो गया तो, और जबकि उल्टा हो ही रहा है, राइट। अब ऑप्शंस में एवरेजिंग इज अ वेरी बैड आइडिया। तो जो व्यक्ति ऑप्शंस में एवरेजिंग कर रहा है उसके साथ 90% चांस है या 95% चांस है कि वो पैसा गवा के आए। इक्विटी में एवरेजिंग इज नॉट अ बैड आइडिया अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर को हमेशा एक स्ट्रेटेजी ढूंढनी है, उस स्ट्रेटेजी को बेटर करने की कोशिश करें। तो मैंने सबसे पहला रूल जो बताया, मैंने बताया आप फ्राइडे मार्केट का एनालिसिस कीजिए, वेडनेसडे मार्केट का एनालिसिस कीजिए। दूसरा मेरे को लगता है जो आपको हर हालत में देखना चाहिए, अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट है जो नेचुरल साइकिल से अपोजिट होगी। नेचुरल साइकिल से अपोजिट कैसे हो गई? कॉल में ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, पुट में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। हमेशा कैसा होता है, कोई भी शेयर उठा के देख लो आप, उसमें हमेशा क्या मिलेगा, उसमें हमेशा दिखेगा कि कॉल में लोग ज्यादा हैं, पुट में लोग कम है। जैसे ये उल्टा हो गया, जैसे आज हो गया, कैसा हो गया कि कॉल में सिर्फ 19 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट में 22 लाख। एकदम चोखा मौका है बॉस। तो सर ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? पुट को वालों को, लोगों को पैसा देने के लिए मार्केट रेडी नहीं है। जिस भी तरफ देखिए, सबसे पहले इस बात को क्लियरली समझते हैं, मार्केट किसी को पैसा देने नहीं आया है। ओके। ना कॉल बायर को देगा, ना पुट बायर को देगा। वो तो सिंपल सा फॉर्मूला लेके आया कि मुझे इन दोनों से पैसा घर ले जाना है। किससे? कॉल बायर से भी और पुट बायर से भी। अब अगर बाजार ऊपर जाने लगेगा तो कॉल बायर को पैसा देना पड़ेगा। मैं मेरी जेब से नहीं दूंगा, कहां से लाऊं? कहां से लाऊं? क्या एक्सचेंज थोड़ा पैसा देगा? एक्सचेंज तो देगा नहीं। आप नोट कीजिएगा, जैसे जैसे कॉल में ओपन इंटरेस्ट, जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता जा रहा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो लोग हटते जा रहे हैं, तो पैसा देना ही कम पड़ रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम कम लोगों को भी तो पैसा देना है ना, मेरे को तो वो भी नहीं देना। तो वो कहां से आता है मैं बताऊं आपको? आप इस समय नोट कीजिएगा, पुट का ओपन इंटरेस्ट तेजी से बढ़ रहा होगा। मतलब लोग पुट में क्या कर रहे हैं, पुट का भाव क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। शेयर का भाव बढ़ गया तो कॉल की प्रीमियम कम हो रही है, सॉरी कॉल की प्रीमियम बढ़ रही है और पुट की प्रीमियम कम हो रही है। तो जैसे जैसे पुट की प्रीमियम कम होती है, वो बंदा एवरेज करते जा रहे हैं, तो वो पैसा आ रहा है, वही पैसा उठा के हम कॉल वाले को दे रहे हैं। अब पूरा मार्केट चल इसी रोड पे रहा है साहब। आप पूरे मार्केट को पैसा सकिंग मशीन देखोगे, वो पैसा लेके जाना चाहता है सबसे, स्पेशली बायर्स से। तो वो क्या करेगा, अगर कॉल प्रॉफिटेबल हो रहा है तो वो चाहता है कि पुट वाला व्यक्ति पैसा लगाता रहे। आप जब भी नोट करेंगे, यही नोट करेंगे कि अगर कॉल बाजार ऊपर जा रहा है, जैसे इस समय पूरे नक्षत्र बन गए हैं कि यार बाजार ऊपर जाना चाहिए, तो जैसे ही बाजार ऊपर जा रहा है तो कॉल की प्रीमियम जो है बढ़ रही है और कॉल की ओआई कम हो रही है, लेकिन पुट की ओआई जो है वो लगातार बढ़ेगी और प्रीमियम जो है वो कम होती चली जाएगी। तो पैसा जो है हम वहां से लगवाते जा रहे हैं और इनडायरेक्टली इन लोगों को देते जा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा मनी का सर्कुलेशन बना रहता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया, जब ऐसा नक्षत्र बन जाए, जब
पुट में जो है वही बहुत ज़्यादा हो जाए कंपेयर टू कॉल, आपको हमेशा मान के चलना चाहिए कि बाजार में अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट जो है आ सकता है। सो दैट्स आइडिया नंबर 2। मैं एक और आइडिया बताता हूँ ताकि आपके यूजर्स, आपके व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो। एक काम उनको करना है, अभी ये मैं सिर्फ एनालिसिस की बात करूँ, मैं ट्रेडिंग की बात कर ही नहीं रहा हूँ। ओके। मैं ये चाहता हूँ वो हर दिन अगले 5 एक्सपायरीज तक हर दिन ये नोट करें कि मुझे पहले दिन, एक्सपायरी के पहले दिन टोटल वाई कितना देखने के लिए मिला, दूसरे दिन मुझे टोटल वाई कितना देखने के लिए मिला, तीसरे दिन मुझे टोटल वाई कितना देखने के लिए मिला। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी हम 19 लाख और 22 लाख देख रहे हैं, ठीक है। एक्सपायरी वाले दिन ये नंबर कितना बड़ा होता है, ओके। एक्सपायरी से एक दिन पहले ये नंबर कितना बड़ा होता है। तो कितने लोग इस समय बाजार में इंटरेस्टेड हैं, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है मार्केट को। ठीक है। अगर ज्यादा लोगों की पोजीशन बनी हुई है तो मार्केट में मूवमेंट कम आएगा। ज्यादा लोगों की बनी तो मूवमेंट कम आएगा जी, सर, ये थोड़े कॉन्ट्राडिक्टिंग बातें ये नहीं देखिए मैं है? बता दूं। सपोज करते हैं अब सबसे पहले तो मेरी ना कॉल बायर को पैसा देने की इच्छा है ना पुट बायर को, ठीक है। ठीक है। अब 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 25,000 के कॉल पे 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट आ गया। अभी यहाँ पे नहीं है, अपन एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं। और 25,000 के पुट पे भी 5 लाख का या 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट आ गया। ठीक है। बाजार को कहाँ ले जाऊं? मैं किसी को पैसा देना नहीं चाहता हूं, तो वहीं रख लो, तो क्या होगा? तो दोनों का पैसा अपने पास और मैं भी यही बोल रहा था कि अगर दोनों तरफ ओपन इंटरेस्ट आपको ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है तो मार्केट में मूवमेंट कम आएगा। नहीं आएगा, वहीं के वहीं रह जाएगा बाजार। ओके। तो उसको ये तीसरी चीज नोट करनी है। क्या नोट करना है कि मुझे कितना ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है, आमतौर पर एक्सपायरी आने तक कितना पैसा मैं लगाता हूँ। और कॉपी में नोट करनी ईमानदारी से कि भाई मैंने इसमें ये देखा कि यार एक्सपायरी से 5 दिन पहले तक टोटल के कॉल में इतने पैसे लग गए थे, पुट में इतने लग गए थे, एटीएम पे या फर्स्ट ओटीएम पे इतने लग गए थे। तो जितना ज्यादा वो इसको एनालाइज करेगा उतना ज्यादा उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो आप आए और सीधे आके वर्ल्ड कप खेलने चले गए तो आप कभी नहीं जीतोगे। आपको खूब सारी नेट प्रैक्टिस करना पड़ेगी। जब उस नेट प्रैक्टिस में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो बात, जो स्ट्रेटेजी मैं इतने समय से सीख रहा हूँ, अडॉप्ट कर रहा हूँ, वो काम कर रही है, तो पहला पैसा लगाओ। ओके सर, मतलब हमारे व्यूअर्स के लिए एक बार वापस रिपीट कर देंगे। जैसे एक तो मैं टोटल ओआई देख रहा हूँ, टोटल वाई देख रहा हूँ, कॉल और पुट दोनों की। ये हमको नोट करनी है एक्सपायरी के 5 दिन पहले से। तो ठीक है। एक्सपायरी के 5 दिन पहले, मतलब फिर थर्सडे, 4 दिन। जैसे थर्सडे एक्सपायरी है जी, तो मैं अब थर्सडे सेंसेक्स की एक्सपायरी है, हाँ, तो फ्राइडे से देखेंगे। तो फ्राइडे से देखना फ्राइडे, होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 4-5 साइकिल पूरी देखनी है। ऐसा नहीं सिर्फ एक वीक का देख लिया और काम खत्म। 4-5 वीक्स तक लगातार नोट करना है कि यार मंडे को कितना ओपन इंटरेस्ट रहता है, ट्यूसडे को कितना ओपन इंटरेस्ट रहता है, वेडनेसडे को कितना ओपन इंटरेस्ट रहता है। मतलब महीने भर का काम है। महीने भर का काम है। महीना भर से लंबा ड्यूरेशन है, छोटा ड्यूरेशन है। वैसे तो छोटा ड्यूरेशन ही है, और मतलब जीवन भर पैसा कमाना है तो बहुत ही छोटा ड्यूरेशन है। बिल्कुल। तो वो अगर इस चीज को नोट करना शुरू कर देता है कि यार इतने ओपन इंटरेस्ट रहता है, उस नेचुरल लेवल से जब भी बाहर जाएगा उसके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। ओके। एंड सर टोटल ओआई के अलावा और कोई नंबर नोट करना है? टोटल वाई हमने नोट कर लिया। हमने एक सबसे सीक्रेट फॉर्मूला सीख ही लिया है कि अगर आपको ये दिख रहा है कि यार प्रीमियम जो है वो बढ़ रही है और वाई जो है वो कम हो रहा है तो ये हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। आपको हमेशा एक्सपायरी के नेक्स्ट डे नोट करने की कोशिश करनी है। एक्सपायरी का नेक्स्ट डे एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने नोट किया कि जैसे आज एक्सपायरी होती है तो हमने क्या नोट किया, हमने देखा कि यार पुट में इतने सारे लोग हैं, तो क्या फ्राइडे के दिन, अगले दिन एक्सपायरी के नेक्स्ट डे बाजार ऊपर गया? मतलब सर मतलब अगर हो पाए तो जैसे आज थर्सडे ही है, जी, सेंसेक्स की एक्सपायरी हुई होगी जी, तो हम फ्राइडे कल होगा तो आज सेंसेक्स का डेटा पे एनालाइज करें तो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लेट्स लिए। डू दैट। सर तो अभी तो ये बहुत सारा डेटा, मतलब सेंसेक्स का ओपन किया अपन ने तो बहुत लोगों ने क्लोज कर दी होगी पोजीशन। हाँ, यस। और बड़ी उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस जब इंसान को लॉस हो रहा होता है, सपोज़ उसने 40 रुपए में कोई चीज़ खरीदी, 2 रुपए की रहेगी, तो मोस्ट ऑफ द केसेस वो बोलता है अब ये 2 भी क्या ही वापस ले जाऊँ, तो वो अपनी पोज़ीशन को एंड तक होल्ड कर लेता है। तो बट एक रिलेवेंट डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे प्रेज़ेंट करना चाहता हूँ, मुझे लगता है आपको बहुत क्लियरली वो दिखाई भी देगा। अगर हम इस समय 81,600 की कॉल देखें, आप ओपन इंटरेस्ट चेक कीजिए कितना ज़्यादा है उसमें। बाप रे। 4,18,000। 4,18,000 लोग बोल रहे हैं बाजार को 81,600 के ऊपर ना ले जाया जाए। हम सुन रहे हैं, हम एज अ कॉल बायर हम सोचते हैं कि हम बोल रहे हैं बाजार ऊपर जाए, लेकिन मार्केट उसका उल्टा सुनता है हमेशा। तो बाजार बोल रहे हैं कि 81,600 के ऊपर जाएंगे तो इतने लोगों को पैसा देना पड़ेगा, पैसा देने नहीं आया हूं मैं, राइट? तो बाजार को कहाँ ले जाए?
वही रख देते हैं। 81,600 के नीचे नहीं सर, क्योंकि मैंने पुट साइड देखा, वहाँ पे भी तो इतने लोग बैठे हैं। 81,500 पे आप देखो 4.5 लाख लोग वहां भी बैठे हैं। इस समय अगर मैं आपको राइट दूं कि आप अपने इस बाजार को जहां मर्जी पड़े क्लोज कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों को पैसा नहीं देना है, आप बाजार को कहाँ क्लोज करेंगे? वहीं पे जहाँ पे 81,500 के ऊपर? नहीं सर, 81,500 पे हमारे बहुत सारे पुट के लोग खड़े, एक बार फिर से एग्जैक्टली देखिए। हमारा स्पॉट क्या चल रहा है? एक नहीं स्पॉट छोड़ देते हैं, हम स्पॉट अच्छा, नहीं देखेंगे। स्पॉट हम नहीं देखेंगे। 81,600 के कॉल की बात कर रहे हैं, ठीक है? 600 की, हाँ। 81,600 की कॉल में 4,18,000 लोग बैठे हैं। क्या आप इनको पैसा देना चाहते हो? नहीं, तो हम क्या करें, एक्सपायरी 81,600 के ऊपर करें कि नीचे करें? नीचे। 81,500 के पुट पे नोट कीजिए, कितने ओपन इंटरेस्ट है? सर 4,48,000। 4,48,000, 450 मान लेते हैं। अगर हम 81,500 के नीचे ले जाएंगे मार्केट को, तो इन लोगों को पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। अपने को देना है? नहीं नहीं, नहीं देना, तो क्या करें? तो 500 और 600 के बीच में मान। अब स्पॉट प्राइस चेक करो, क्या बात है, 81,550। पैसा नहीं देना है, ना कॉल बायर को ना पुट बायर को। अब क्या मेरा ऑप्शन बायर ये चीज नोट नहीं कर सकता कि यार ओटीएम पे एटीएम पे कितने लोग आके बैठे? सिर्फ इतनी ही तो चीज नोट करनी कि अगर ज्यादा लोग बैठे हैं तो बाजार मूव नहीं करेगा। तो वही सर, जब हम रिटेलर्स की इतनी बात करते हैं कि कौन है ये एग्जैक्ट रिटेलर्स, मतलब क्योंकि बहुत मतलब डिफिकल्ट हो जाती है डिफरेंशिएट करना, क्योंकि मैं भी तो उनमें से एक ही हूँ। यस, मैं एब्सोल्युटली। खुद को अलग कैसे कर सकता हूँ ऐसे देख के, मेरे को ऐसा लग रहा है। यस, तो एक ऑप्शन बायर को अगर सक्सेसफुल होना है तो उसको एनालिसिस होना चाहिए, एग्जीक्यूशन बाद में करेंगे। ठीक है। तो एनालिसिस के 3 की पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, राइट। एक्सपायरी के अगले दिन देखना है, 5 दिन तक ये नोट करना है, और ये वाला डेटा नोट करना है कि यार कितना बिल्डअप हमको क्लोज देखने के लिए मिल रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने 1 महीना पूरा सिर्फ इतनी सी चीज को एनालाइज कर लिया तो उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। अब हम एक्सपायरी के नेक्स्ट डे कैसा मूवमेंट प्रिडिक्ट करना चाहिए उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है? चलिए। सो तो मतलब आज 11 तारीख है, तो आज 12 तारीख को हमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी के नेक्स्ट डे हमको मूवमेंट मिलने वाला है। अच्छा, ठीक है। सेंसेक्स की एक्सपायरी में ज्यादा वॉल्यूम है कि निफ्टी की एक्सपायरी में ज्यादा वॉल्यूम है? निफ्टी में सर। निफ्टी में ज्यादा वॉल्यूम है, जिसके कारण से निफ्टी की एक्सपायरी के नेक्स्ट डे आपको ज्यादा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ओके। एज एन ऑप्शन बायर आप मूवमेंट चाहते हो कि मुझे मूवमेंट देखने के लिए मिले। सर यहाँ पे हम जस्ट टू क्लैरिफाई, मूवमेंट किस के मूवमेंट की बात कर रहे हैं? प्राइस के मूवमेंट की, प्राइस के मूवमेंट, ओआई के मूवमेंट की? प्राइस के मूवमेंट की। ओके। क्योंकि पैसा तो हमको प्राइस के मूवमेंट से मिलेगा, ओआई तो सिर्फ उसको देखने का एक तरीका है कि यार कैसे पता चले कहाँ पे रिटेलर बैठा है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छी सिंपल बात, हम सब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम सब फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, हम सब ऑप्शन एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल। एक बेसिक डिफरेंस है अंडरस्टैंडिंग में टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शन एनालिसिस में। वो डिफरेंस क्या है? जब मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ तो मैं ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि बड़ा आदमी कहाँ बैठा है। जब मैं ऑप्शन एनालिसिस करता हूँ मैं ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर कहाँ बैठा है। टेक्निकल एनालिसिस में मैं उस बड़े आदमी जैसी पोजीशन बनाने में इंटरेस्टेड हूँ, अगर उसने बाय किया है तो मैं भी बाय करूंगा, उसने शॉर्ट किया तो मैं भी शॉर्ट करूंगा। ऑप्शन एनालिसिस में रिटेलर का मैं उल्टा करने में इंटरेस्टेड हूँ। अगर इसे एग्जांपल से कहें तो अगर जब मैं मतलब इक्विटी साइड पे हूँ तो मैं वॉल्यूम देखूंगा कि कहाँ पे ज्यादा बड़ी बाइंग होगी जी, और जब इधर हूँगा तो वॉल्यूम जहाँ पे है वहां से तो दूर हट जाओ, वो जहाँ पे है वहां से दूर हो जाएगी। दूर हो जाओ। अब जब मैं वर्ड बोल रहा हूँ उल्टा, तो मैं देख रहा हूँ कॉल में बहुत ज्यादा हुआ ही है, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? मुझे जहाँ पे कम, मुझे कॉल सेल करने के बारे में सोचना सर चाहिए। सेल तो अभी हाँ, पैसे आउट नहीं ऑफ है क्वेश्चन, ना। ठीक है ना, लेकिन अंडरलाइंग मैसेज वो है। हाँ। ये मैसेज नहीं है कि अगर मेरे पास कॉल में ओआई ज्यादा तो मुझे पुट की तरफ दौड़ना चाहिए, वो मैसेज नहीं है। अगर पुट में पैसा कमाना है तो पुट में ओआई कम होना चाहिए, वैसा देखना शुरू करेंगे, ठीक है ना। इसका उल्टा पुट में नहीं चले जाएंगे, कॉल बायर का उल्टा कॉल सेलर है। हाँ। ठीक है, तो एक बार हम क्विकली हमारे आज के डेटा को एनालाइज कर लेते हैं। तो 21 लाख का टोटल हमारे पास कॉल में ओआई दिख रहा है, बिल्कुल। और 24 लाख का हमको पुट में ओआई दिख रहा है, राइट। ये हमारे नेचुरल डेटा से अगेंस्ट है, क्योंकि हमेशा हमको कॉल में ओआई ज्यादा देखने के लिए मिलने की आदत है, राइट। इसके कारण से हमारा जो प्रिडिक्शन बोलता है वो ये बोलता है कि कल के दिन बाजार ने ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और इतनी सी स्टडी करनी है आपको एक दिन पहले, और ये 1 महीने तक कर लो कंसिस्टेंटली। 1 महीने 1वें दिन बाद स्पेशल थैंक यू लिखेंगे आपके चैनल पे, मेरे चैनल पे लाके। सर हम तो ये 11 सितंबर को देख रहे हैं, तो अभी ये शूट हो गया, लेकिन ऑडियंस के पास जब तक पहुंचेगा तब तक आपके पास एक्चुअल लाइव डेटा होगा 12 सितंबर का देखने के लिए, तो आप तब देख लेना, हम तो कल देख लेंगे सर इसे।
एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब डेटा समझ में आया आज मेरे को, तो बहुत मज़ा आएगा मेरे को कल देख के। जी, और अगर जी। मार्केट ऊपर गया तो सर थैंक यू, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप करूँगा। तो ठीक है, मैं आज ही आपका थैंक यू मान लेता हूँ, कल तो सिर्फ़ उसकी डिलीवरी होने, ठीक है? सो अगेन, तो ऑप्शन बाइंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लोग उसमें से पैसा बना सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को पैसा बनाने के लिए पेशेंस के साथ अपनी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर काम करना है। जितनी क्लियरली वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ को राइट डाउन कर पाएगा, उतना अच्छा वो उसका रिज़ल्ट पा पाएगा। सिर्फ इस बात पे कि यार रोज मेरे को बाइंग करने की इच्छा है, मैं रोज सुबह उठ के बाइंग करता हूँ, ये ऑप्शन बायर के लिए सबसे खतरनाक आदत होती है और उस सबसे ज़्यादा पैसे डुबाने की आदत होती है कि रोज सुबह उठ के कोई तो ट्रेड करना है। और सर मुझे लग रहा है कि आपने अच्छा खासा काम दे दिया है आज हमारे व्यूअर्स को कि बेटा 1 महीने दे रहे हैं एनालिसिस कर ले। जी, तो और आई गेस मतलब पीछे से डीओपी का भी आ गया कि समय की पाबंदी आ रही है जी, हमारी थोड़ी। जी, तो आज का हम पूरा डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, जी, जहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर ही लिया है जी, कि एक ऑप्शन चेन को कैसे अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हैं। जी, तो आप सभी को समझ में आ गया कि अब 1 हफ्ते तक का डेटा में आपको क्या-क्या चीज़ें नोट करनी है, और अगर नहीं समझ में आए तो वापस से वीडियो देख लो, तो भी आपको पता पड़ जाएगा। एंड सर 1 डेढ़ महीने बाद अगर इफ़ पॉसिबल आप बॉम्बे आते हैं, तो हम आपके साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे, जिसमें हम और इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, कि इसके आगे अगला स्टेप क्या है। अब जी, एनालिसिस करना हमने सीख लिया, 1 जी, हफ्ते तक 1 महीने तक हमने एनालिसिस किया है, जी, और अब इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या है? जी, अब एक्चुअल ट्रेड कब करेंगे, हम कैसे करेंगे? ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम ऑप्शन बायर्स के लिए ट्रेड डिस्कस करते हैं, साथ ही हम ऑप्शन सेलर्स के लिए स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजीज कौन सी है जहाँ पे वो मिनिमम रिस्क के साथ ट्रेड कर सके। देखिए ये भी एक भ्रांति है, ये भी एक वहम रहता है लोगों को कि यार ऑप्शन सेलर तो भाई अनलिमिटेड रिस्क लेके ट्रेड कर रहा है। हुँ। कोई भी मार्केट में आया है वो समझदार व्यक्ति है, कोई भी अनलिमिटेड रिस्क लेके ट्रेड नहीं करता है और ये बात एकदम क्लियर है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो लीगल मार्केट में ट्रेड करता है एनएससी के थ्रू या बीएससी के थ्रू, उसकी मैक्सिमम रिस्क एनएससी बीएससी ने पहले सोची हुई है, उसके बाद वो काम कर रहा है। मतलब हुँ। 2008 में जब फॉल आई तो कई सारे ब्रोकर्स बंद हो गए क्योंकि उनका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं था। उसके बाद हुँ। से सारे ब्रोकर्स का, सारे स्टॉक एक्सचेंजेस का पूरा फोकस जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। तो अगर आपको कोई स्टॉक एक्सचेंज 2 लाख रुपए में ऑप्शन बेचने दे रहा है, मतलब उसमें 2 लाख रुपए की रिस्क है ही नहीं। है ही नहीं। तो क्योंकि एक्सचेंज हुँ। अपने कमिटमेंट के ऊपर बात कर रहा है कि उसका कमिटमेंट फेल नहीं हुँ। होना चाहिए, राइट? सही बात तो है। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। प्लस हम 2 लाख रुपए की रिस्क भी बड़ी मानते हैं। हुँ। तो अगर कोई ऐसा मेथड है जो जनरली लोग हेजिंग के नाम से एक दूसरे से डिस्कस करते हैं कि हेजिंग हो गई है, तो अगर वो हेजिंग में आपकी मार्जिन घट के 50,000 रह गई है, आपको सबसे पहला मैसेज ये मानना है कि इसमें 50,000 रुपए की रिस्क नहीं है। नहीं है। तो ऑप्शन सेलर कम रिस्क के साथ भी अपने लिए पोजीशंस बनाते हैं, हम उनके बारे में भी बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में। हुँ। और ऑप्शन बायर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनके खुद के लिए ट्रेड और कौन से टेक्निकल इंडिकेटर्स उनके काम में हो सकते हैं और कौन से ऑप्शंस में छोटी ट्रिक्स हो सकती हैं, क्योंकि हमने ग्रीक्स के बारे में कोई बात नहीं करी, हमने इसके चेंज इन वाई के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर पाए। तो इनके ऊपर बात करेंगे, कोशिश करेंगे हमारे आपके व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम इसके साथ शेयर करें। और मैं व्यूअर्स को भी सजेस्ट करूँगा, अगर आपको कोई बात ऐसी लगती है जो आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करें, तो प्लीज़ सर के चैनल पे लिखना ना भूलें उसको, ठीक है? सो दैट वुड बी बेटर, हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक्स को कंसिडर करेंगे अगली बार। सर मेरे को लग रहा है कि आपने मतलब रिटेलर्स के दुःख को बहुत करीब से देखा है। एंड मतलब वो होगा भी क्योंकि आप मतलब सेबी के पैनल में हैं, तो आपके पास तो सबसे पहले डेटा आता है, बाद में वो पब्लिश होता है। जी। तो सर ऐसे आई गेस बहुत सारी चीज़ें होंगी, एंड आपने भी अपनी जर्नी में बहुत कुछ देखा होगा। आई गेस आपके पास मतलब आई गेस क्या मतलब आपके पास 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। जी। तो हमारे व्यूअर्स के पास बहुत कुछ होने वाला है सीखने के लिए एंड समझने के लिए। ऊपर से आप जब क्लोज़ली रिटेलर्स को देख रहे हैं, उनका डेटा स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं उसके ऊपर, तो बहुत कुछ सीखने को होगा हम सभी के पास। जी। एंड सर आपने अपनी पर्सनल जर्नी में सबसे मतलब बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या था? कि यार यहाँ से तो मतलब मेरे को दिमाग चमक गया यहाँ से। मेरे लिए सेबी, यस, सेबी इज़ वन ऑफ दोज़ थिंग्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं मानता हूँ। मेरे रिटेलर मेरे खुद के जर्नी में मेरे को बहुत सारी बार ऐसे मौके मिले जहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, जिसमें से 2008 वाज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर मी। हुँ। 2008 में जब फॉल आई, उसके बाद जो मार्केट उठा, गोल्ड में जो मूवमेंट्स आए,
2010 में सिल्वर में जो मूवमेंट्स आए 2010 में, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। मैंने अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के साथ साथ, क्योंकि मेरा एक्सपोजर शुरू से ही बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ रहा, तो उनके अनुभव मेरे साथ उन्होंने जब शेयर किए कि वो क्या मिस्टेक्स करते हैं, कैसे उनके साथ कैसे वो लॉसेस कर बैठते हैं, कैसे उनको लगता है कि यार मैं एक सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, और एक स्टेप पे जाके वो गड़बड़ कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें मेरे पास इकट्ठा हुई। इस 20-25 साल के अनुभव के बाद मैं एक चीज़ 100% श्योर हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। अगर स्टॉक मार्केट में किसी भी व्यक्ति को प्रॉफिटेबल होना है, उसको ट्रेडिंग जर्नल बनाना चाहिए। ट्रेडिंग जर्नल बहुत डिटेल में बनाना चाहिए। जब वो अपनी गलतियाँ, अपने ट्रेड होने से पहले लिखता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है वो। उसको हर संडे के दिन रिव्यू करें, आपको बहुत जल्दी अपनी मिस्टेक्स दिखाई देने लगेंगी कि यार मैं यही एक मिस्टेक इतनी बार कर रहा हूँ जिसके कारण से मुझे पैसे का लॉस हो रहा है। सो ट्रेडिंग जर्नल बनाएँ। दूसरा, सेबी बहुत सारे इनिशिएटिव्स रखता है जिससे वो आप लोगों को सिखाना चाहता है कि यार, रिटेलर्स को सिखाना चाहता है कि यार कैसे स्टॉक मार्केट को अप्रोच किया जाए। अब ये बातें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है। तो मैं ऐसा एक इनिशिएटिव सेबी का जो है, मैं आपके माध्यम से सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो है कि सेबी ने एक एग्ज़ाम रखा है इन्वेस्टर अवेयरनेस के हिसाब से, कि ओके। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने लेवल ऑफ नॉलेज को जांचें और उसके साथ एक सर्टिफिकेट पाएँ, तो आप सेबी का एक एग्ज़ाम दे सकते हैं। सेबी का ये एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। आपको सिर्फ मेरा वहाँ पे रेफरल कोड डालना है 1189। मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मेरे यूट्यूब पेज पे, सब जगह वो मैं हाइलाइट करता हूँ ताकि लोगों को वो मौका मिले और जाके वो ये एग्ज़ाम दें। ये एग्ज़ाम देने के साथ उनको उनका खुद का नॉलेज लेवल समझ में आएगा, किसी प्रकार की कॉस्ट नहीं है, स्टडी मटीरियल वो खुद देते हैं और साथ ही साथ सर्टिफिकेट देते हैं। तो एक व्यक्ति जो मार्केट में जाना चाहता है, वो जितना ज़्यादा वेल रेड होगा, उतनी ज़्यादा उसके लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, उतना ज़्यादा उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मेहनत करनी 2 जगह पे है। सबसे पहले मार्केट को समझने की, और दूसरी मेहनत करनी सिर्फ़ खुद को समझने की। यहाँ बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि खुद को ही नहीं समझ पाए, सब किसी और के जैसा स्टाइल कॉपी करने में लग गए, वहाँ जाके उनके साथ मिस्टेक हो जाती। तो मेरा नेचर क्या है? क्या मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ? क्या मैं लॉस में डर जाता हूँ? मार्केट में ये मूवमेंट आया तो मैं कैसा फ़ील कर रहा था? हम उस चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो मान के चलते हैं, जबकि वो ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्टॉक मार्केट के व्यक्ति से बात करेंगे, तो क्या आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिला आज तक जो बोलेगा ग्रीड और फ़ियर इम्पोर्टेंट नहीं है? या आप किसी ट्रेड में ऐसा बैठ पाए कि यार, ना आपको ग्रीड फ़ील हो रहा है, ना फ़ियर फ़ील हो रहा है। आपको हर वक़्त कुछ ना कुछ इमोशनल इन्वॉल्वमेंट है। तो करेक्ट। उस बात को आप जितना ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करेंगे, उस बात को आप जितना ज़्यादा एनालाइज़ करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी सफलता की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके। तो सर फिर आपने जैसे खुद को जानने की बात करी, तो कैसा है सीए सुमित इटसेल्फ एज़ अ ट्रेडर? मतलब आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि आप या वो सीए हो तो फिर एकदम रिस्क अवर्स हो कि भाई या फिर मैं केयरलेस वाला भाई अपने तो उठाएँगे माल? आई एम एक्सट्रीमली एग्रेसिव ट्रेडर, और मुझे कंज़र्वेटिव ट्रेड्स पसंद नहीं है। ये मेरा नेचर है। मेरे को अगर म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना है, तो मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ढूँढूँगा जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क है। मेरी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है। मेरे को मज़ा आता है ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलिंग करना। मैं ऑप्शन बाइंग में भी इंटरेस्टेड हूँ, बट जब अपॉर्च्युनिटी प्रेज़ेंट करेगी केवल तब। मतलब जैसा कोई ऐसा नक्षत्र बैठा मिलेगा कि हाँ यार, अब तो भाई पैसा बनेगा, उस समय मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा, वरना मेरा नॉर्मल ट्रेड जो है वो ऑप्शन सेलिंग है। ओके। और एज़ एन ऑप्शन सेलर भी मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं डायरेक्शनल ट्रेड करूँ। मैं नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं करता। मैं ऑप्शन शॉर्ट स्ट्रैडल क्रिएट नहीं करता। मैं शॉर्ट आयरन ओके। कॉन्डर क्रिएट नहीं करता। मेरे को तो डायरेक्शनल ट्रेड करना है और मुझे उससे ही पैसा बनाना है। लोग महीने का 3% 4% टारगेट करते हैं। मेरा तो काम नहीं चलता है सर उससे, तो मेरे को उससे ज़्यादा रिटर्न चाहिए ऑप्शन राइटिंग में। और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी आपके साथ किसी पॉडकास्ट पे उसके बारे में भी बात करेंगे। सर मेरे को लग रहा है अगला ही पॉडकास्ट जल्दी लगाना पड़ेगा कि अगर इतना परसेंट बना रहे हैं आप, तो थोड़ा भला हमारा भी कर दें। यस, तो ऑफ कोर्स वी वुड लव टू शेयर दोज़ आइडियाज़। और इसके साथ मेरा एक एक फ़ायदा मुझे और हो जाता है, क्योंकि मेरी रिसर्च एनालिस्ट की टीम बहुत बड़ी है। तो मैंने हुँ। आपको मतलब मेरे पास मैंने अभी तक करीब 200 से 300 लोगों को रिसर्च एनालिस्ट बनाया है, जो इंडिया में आज तक 1600 से 1700 लोगों के बीच में रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो मैं लोगों को हेल्प करता हूँ फ्रॉम स्क्रैच से स्टार्ट करने में कि यार, बेसिक क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है, एफ-एंड-ओ क्या होता ओके। है, एनएसएम एग्ज़ाम कैसे पास करते हैं, सेबी में कैसे रजिस्टर्ड होते हैं। फिर उसके बाद हम उनको हेल्प करते हैं बिज़नेस कैसे, मॉडल क्या होना चाहिए। तो उस तरीके से हम पूरा उनको गाइड करते हैं। तो मैंने करीब 200 से 300 लोगों को बताया, और वो लोगों ने कितने ही क्लाइंट्स हैं उनके पास। तो मेरा एक्सपोज़र उसके कारण से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और मुझे बहुत ज़्यादा इनसाइट्स रहती हैं मार्केट को लेके। तो मेरे को मार्केट हमेशा
कंफर्ट जोन में ही मिलेगा जब भी मिलेगा। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं कहाँ फँस गया हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी अब तक आते-आते ठीक हो गया है। मतलब 15 से 20% मार्केट शेयर आप ही लेके बैठे हो। हाँ, रिसर्च एनालिस्ट का जी हाँ। बिल्कुल, तो सर मतलब मुझे लग रहा है कि मेरा तो मन कर रहा है और बातें करें, जी। लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। तो समय भी बहुत हो गया है। हाँ, तो ट्राई करते हैं सर अगले पॉडकास्ट में हम थोड़ा आपका ट्रेडिंग स्टाइल जी, उस पे बात करेंगे। बिल्कुल। बट तब तक के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए एक ही रिक्वेस्ट है, अपना होमवर्क करके आओ। तो सर इस पूरे पॉडकास्ट में हमने ओपन इंटरेस्ट की बात करी है। अगर आप सभी को जेन्युइनली पसंद आया है कि हम एक और पॉडकास्ट करें, तो प्लीज़ कमेंट करिए ओपन इंटरेस्ट। उससे हमें पता पड़ेगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगा ये पॉडकास्ट, एंड हम सर के साथ एक और जल्द ही पॉडकास्ट लेके आएँगे। तब तक के लिए आपको बस एक ही काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नवंबर में बहुत ही क्रेज़ी चीज़ होने वाली है। क्योंकि उधर हम एक्चुअली लाइव ट्रेड्स करके दिखाने वाले हैं आपको, एंड उसके लिए कंटेंट हम अभी से शूट करके रख रहे हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को वो देखना है, तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो इसी के साथ हम ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। और अगर आपको सीए सुमित मुंगिया से और भी चीज़ें सीखनी है, सर से और कुछ सीखना है, समझना है, तो सर का चैनल हमने डिस्क्रिप्शन में टैग किया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।